नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसमें हम चर्चा करेंगे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आने वाले समय में कई देशों में जैसा ग्रह और दशाएं उनकी चलनी हैं, उनके मुताबिक जो है वैश्विक स्तर पे आर्थिक अव्यवस्था और वैश्विक स्तर पे मंदी भारी मात्रा में बढ़ती दिखाई देगी। और वो कैसे दिखेगा उसको ज्योतिषीय माध्यम से हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हर देशों की कुंडलियाँ ली जाएंगी और उनमें जो ग्रह चल रहे हैं, दशाएं हैं, उनका हाल देखा जाएगा और उससे आप खुद समझ सकें कि आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्था का धन के मामले में जो स्थिति रहने वाली है, उसके मुताबिक आप भी फैसले अपने जीवन में सही तरीके से ले पाएँ। इसके ऊपर मैंने इससे संबंधित ही मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बात कही है असेंशन के बारे में कि एक समय जो अब 20 मार्च 2025 से शुरू होगा, जिसमें युग में एक क्योंकि 4 युगों की बात कही गई है, उसमें आप उसको विस्तार से देखिए। वो वीडियो में मैंने कई सारी बातें आपको जो है समझाई हैं कि कैसे असेंशन देखा जाता है, होता क्या है वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप उसको देखें। उसका लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में आई बटन क्लिक करें, उस पर दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें कई अच्छे बुरे पहलुओं की चर्चा की गई है कि जो आगे अब एक ट्रांजिशन का फेज़ शुरू होना है अगले मार्च से 2025 से, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी में एक पॉइंट ये भी कहा गया था कि जो इकोनॉमी का पार्ट है वो डिस्टर्ब होगा, काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेंगे, उथल पुथल दिखाई पड़ेगी। और उसी को जस्टिफाई करते हुए आज हम अनेकों देशों की कुंडलियों से समझेंगे कि कैसे वो दिखने वाला है। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन और क्राइसिस, जो कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पे दिखने मिलेगी। और अभी रिसेशन, स्लो रिसेशन ऑलरेडी चल रहा है, वो तो ऑलरेडी वो तो है ही, पर वो अब बढ़ेगा और वो एक अव्यवस्था को निर्माण कर दे, बढ़ा दे, उसकी ही यहाँ पे बात की जाएगी। तो यहाँ पे हम अलग अलग देशों की कुंडलियाँ लेंगे और उनके माध्यम से ही समझेंगे कि ऐसा कैसे है। आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी जो भी अभी तक देशों की कुंडलियाँ ली गई, उनसे एक निष्कर्ष यही निकल के आता है कि वैश्विक स्तर पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। अभी तक जो थी उससे भी बदतर हाल होंगे। और दूसरी बात ये होती है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लिए आर्थिक स्तर पे, धन के स्तर पे सही फैसले पहले से ले सकें, उसके लिए जो है प्रिपेयर हो सकें, यही एक विचार से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब इसमें जो है एक एक करके कुंडलियाँ लेंगे। पहले ये कुंडली दिखाई जा रही है यूएसए। तो यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब इसमें देखें कि कैसे दशा और योग चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो यूएसए में जो है राहु की महादशा अभी जारी है, जो कि 2018 से शुरू हुई है, अक्टूबर से। 18 वर्ष की दशा है, 2036 तक चलनी है। अभी राहु में शनि चल रहा है। तो अब देखिए कि राहु की महादशा जो है, राहु एक अशुभ ग्रह है, शत्रु ग्रह है यूएसए के लिए, खराब ग्रह है, क्योंकि सिंह लग्न के लिए शनि और राहु होते हैं मारक, 7वें भाव के स्वामी हैं। फिर 12वें भाव में बैठे, 12वां भाव नुकसानों का होता है, किसी प्रकार के व्यय का होता है, अस्थिरता का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, विदेश का होता है, और किसी प्रकार की हानि दिखा सकता है, किसी भी प्रकार की हानि। तो राहु जो है वो एक तो शत्रु, दूसरा 7वें भाव का स्वामी 12वें में। राहु और चंद्रमा एक दूसरे के राशियों में बैठे हैं, कर्क में राहु, कुंभ में चंद्रमा। तो कुंभ राशि शनि और राहु दोनों चलाते हैं। तो राहु का संबंध जो है वो बुध से और चंद्र से, 2 ग्रहों से है। अब यहाँ पे देखें कि मारक दशा है ये। क्यों? क्योंकि भाई राहु मारक हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं, और बुध के साथ है जो दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा, 7वां, 8वां भाव मारक होते हैं, अच्छे नहीं होते, खराब मानते हैं। तो मारक का मतलब यह है कि कोई भी
जो है वो परेशानी दे सकता है किसी भी स्तर पे, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे समाज में कोई दिक्कतें हों, चाहे कोई अन्य प्रकार के युद्ध हों, कोई परेशानियाँ हो, किसी भी तरीके की A to Z प्रॉब्लम पॉसिबल है। मारक का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम मारेगा ज़िंदगी में। तो ये चीज़ जो रहती है वो राहु, बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह रिलेशन में बैठे और तीनों है ज़बरदस्त मारक इस कुंडली में। तो अब ये जो महादशा है ये तकलीफ करेगी। नवांश में भी राहु लग्न में बैठा है, धनु में राशि बेकार है, लग्न में जो है बैठा तो नेगेटिव। लग्न मतलब कंट्री खुद, उसकी पॉलिटिक्स, उसका जो एक पॉपुलेशन है वो। और राहु की महादशा में देखें तो जो कोविड वगैरह के चलते प्रॉब्लम्स दिखे वो इसी में हुए हैं। 2019 में कोविड शुरू हुआ, 2020 में बढ़ा। 12वां भाव अस्पतालों का होता है, मृत्यु का होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भैया राहु की जब दशा लगी तो राहु में जो है वो कोरोना के चलते जो इश्यूज़ दिखे, मास स्केल पे लोगों का मृत्यु दिखा, डेथ दिखे, और जो पैंडमिक फैला राहु इन्फेक्शंस को दिखाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये राहु में ही घटित हुई हैं। अभी राहु की दशा बची है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब इसमें राहु शनि चल रहे हैं। अब अगला नंबर है पैसा, धन का बात। तो धन को लेकर के, क्योंकि राहु किसके साथ है? बुध के साथ है। बुध क्या है? दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। दूसरा और 11वां भाव धन और लाभ के होते हैं, पैसा चलाते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं। ऐसे ही बुध ट्रेड और कॉमर्स का ग्रह होता है। ऐसे ही गुरु और शुक्र ये राहु के नक्षत्र में बैठे आर्द्रा में। तो गुरु शुक्र बुध जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं। गुरु और शुक्र होते हैं धन, विष्णु लक्ष्मी मतलब पैसा, और बुध होता है पैसे का मैनेजमेंट, कॉमर्स। तो राहु का कनेक्शन किससे है? बुध से तो डायरेक्ट है, और गुरु शुक्र उसके राशि में है। तो यहाँ पे ये बात है कि ये जो योग है 11वें में ये बहुत ज़बरदस्त है। इसी वजह से वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे, मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी है पूरे विश्व की। बट प्रॉब्लम ये है कि जो अब महादशा गुजर रही है ये शुभ दशा नहीं है, ये तकलीफ़ करेगी। अब दूसरा पार्ट ये भी है कि राहु 12वें में, 12वां भाव विदेश का भी होता है। तो यूएसए जो आज अर्थव्यवस्था जो उसकी इतनी बड़ी बनी है उसका सबसे बड़ा योगदान है वर्ल्ड वॉर्स 1 और वर्ल्ड वॉर 2। जो उसने यूरोप में युद्ध चालू हुए उनको पैसा जो दिया है युद्ध लड़ने के लिए, लेंड करा है देशों को, तो उसी से जो रिकवरी आई है उसी से यूएसए इतना अमीर बना। तो पॉइंट हियर इज़ कि वो जो आज उनकी फाउंडेशन है इतने बड़े इकोनॉमी बन जाने की, वो वॉर ही है, वो फॉरेन इंटरवेंशन ही है, वो फॉरेन के माध्यम से पैसा लाना ही है, लेंडिंग ही है, जो कि राहु बुध दे रहे हैं। अब पर क्योंकि राहु है तो फिर से यहाँ क्या रहेगा कि यहाँ पे चाहते ना चाहते हुए भी वो फॉरेन डिस्प्यूट्स, वो इश्यूज़, वो ट्रेड वॉर्स, टेरिटोरियल इश्यूज़ देखने मिलते हैं, जिसके माध्यम से फिर इसको फ़ायदा होगा। बट पहले नुकसान होता है शुरुआत में। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे राहु की जो महादशा है इसमें एक पार्ट ये, और दूसरा ध्यान रखें राहु बुध चंद्र जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के ग्रह होते हैं। ये स्टॉक मार्केट चलाते हैं, ट्रेड चलाते हैं। बुध राहु व्यापार के भी ग्रह होते हैं। तो ये बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का इलाका चलाते हैं। तो राहु की महादशा के दौरान जो अभी खास तौर से शनि चल रहे हैं, शनि भी क्या मारा के सिंह लग्न के लिए राहु शनि दोनों ही अच्छे ग्रह नहीं, और शनि का धन भाव दूसरे भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो उसके बाद बुध लगेगा। लास्ट टाइम जब 2008 का रिसेशन आया था, 2007-8 का, तो चंद्र में बुध की दशा थी जब लास्ट टाइम इसका रिसेशन हुआ है, इकोनॉमी फॉल करी है। देख लीजिए यहाँ पे चंद्र और बुध दशा थी 2007 में, 7 से 9 तक। तो उस दौरान जो है लास्ट टाइम रिसेशन आया था, टेम्परेरी था वो। अभी राहु है तो वो थोड़ा स्लो भी है और लंबा चौड़ा उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भाई लार्ज स्केल ट्रेड वॉर देखने मिले, मेनली चाइना के साथ में। दूसरा इंडिया के साथ में भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स ट्रेड को लेके रह सकते हैं। इसके बाद कोई ट्रेड या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कनाडा के साथ पॉसिबल हैं। इसके बाद 12वां भाव जो होता है वो टैक्सेस का होता है, 8वां 12वां भाव। तो अनइवन टैक्सेस हैं वो यूएस में बढ़ते दिखाई देंगे। राइज ऑफ ट्रेडिशनल रिपब्लिकन कैपिटलिज्म ये ऑलरेडी हो चुका है, अभी और बढ़ेगा। तो जो पहले एक पूंजीवाद था रिपब्लिकन कैपिटलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस और मैक्सिमम सारा सहयोग जो होता है वो पूंजीवादियों को दिया जाता है कि आप जो है और ज़्यादा व्यापार अपने हिसाब से करें, पैसा इकट्ठा करें, तो वो चीज़ और बढ़ती दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ह्यूज इन्फ्लेशन बहुत भागेगा, महंगाई जिसको कहेंगे, महंगाई दर बढ़ेगी। और दूसरा आता है इसमें सडन एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े सडन एक्सपेंडिचर पॉसिबल हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर्स को लेके हों, टेरिटोरियल इश्यूज़ को लेकर के हों, डिस्प्यूट्स को लेकर के हों, या फिर बेल आउट्स को लेकर के हों कि कोई जो है यहाँ पे अगर बैंक्स हैं या कंपनीज़ हैं जो फेल कर रही हैं तो उनके बेल आउट्स को लेकर के भी रिक सकता है। दूसरा आएगा बड़े
अटेम्प्ट्स देखने मिलेंगे यूएस डॉलर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। करेंसी है, 12वां भाव में क्या होगा, कोई ना कोई फॉरेन इंटरवेंशन या कोई परेशानियां जिसके चलते यूएस डॉलर को गिराने पड़ाने की कोशिश की जाए। तो इसमें और यूएस डॉलर इंटरनेशनल स्केल पे मान्यता है उसकी, तो इसमें पक्ष ये रहता है कि यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर का अटेम्प्ट पॉसिबल है, रिडक्शन उसकी वैल्यू में घटता दिखाई पड़ेगा। इसके बाद मास अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, ख़ास तौर से जो विदेशी किसी भी मूल के हों वहाँ पे हैं, तो उनके साथ उनको कोई परेशानियाँ या फिर डिपोर्टेशन ये पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक और आता है बिग बाइपोलराइजेशन, जो है ध्रुवीकरण जिसको कहें, देखने मिलेगा। मतलब लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स जो कही जाती है, रेसिज्म बढ़ा देगा, डिपोर्टेशन पॉसिबल है, फियर हेट्रेड पॉसिबल है, जीनोफोबिया पॉसिबल है, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे किसी प्रकार के ब्रीच ऑफ ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स, एमओयूज़, कन्वेंशंस और इंटरनेशनल लॉ, तो इनका जो इनको तोड़ना है, इनका पालन, उल्लंघन कर देना है, तो वो उल्लंघन जो है वो यहाँ देखने मिले इस दौरान राहु की महादशा में, खासतौर से राहु शनि, राहु बुध, ये पीरियड अभी चले पड़ा है। तो और बुध वाला अगले साल से शुरू होगा, सितंबर से। इसके अलावा यहाँ पे जो एक पार्ट आता है, स्टॉक मार्केट में जो है काफ़ी हद तक भारी गिरावट देखने मिल सकती है, क्रैश पॉसिबल है। उसके लिए रीज़न भाई 12वां भाव व्यय का है, नुकसानों का है, हानि का है, और बुध राहु चंद्रमा का रिलेशन है, जो कि कारक होते हैं शेयर बाजार के। राहु सट्टा बाजारी का ग्रह होता है, तो इसमें जो दशाएं हैं, सिर्फ राहु की महादशा नहीं, हम राशियों की भी दशा देखते हैं, तो राशि दशा वगैरह भी जो अगर देखेंगे, कुंभ की दशा है, फिर आगे मीन की दशा है, तो मोटा मोटी देखें तो जनवरी 2025 से टाइम शुरू होता है, जो कि आर्थिक अव्यवस्था को बढ़ाएगा और धीरे धीरे ये कंटिन्यू करेगा। जब वो सितंबर 25 से और वो बढ़ता दिखाई देता है। तो जनवरी 25 से दशा शुरू है, और ख़ास तौर से अक्टूबर 26 तक पूरा मतलब पूरा 2026, 25 और 26 मान लें, वो पूरा ही नकारात्मक आता है। उसके आगे भी, क्योंकि जो टाइम पीरियड है, अभी सारे देशों को जोड़ जाड़ के देखेंगे तो 2025 से 2028 तक का जो पीरियड आता है, मोटा मोटी 25, 26, 27 और 28 का शुरुआत, तो ये जो पीरियड है, ये सारे लाइन से जो है ग्लोबल स्केल पे फाइनेंस के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेकार है। तो इसके बाद आता है कि यहाँ पे ये एक पीरियड है, तो राहु में शनि और राहु में बुध लगेगा सितंबर 26 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि राहु गेंस नहीं देगा, बट राहु गेंस देगा जब आप पहले नुकसान में हैं, ज़बरदस्ती आपको फॉरेन इंटरवेंशंस, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा फसाद करना पड़ेगा, तब गेंस देगा। ऐसे ही यूएस ने हमेशा पैसा कमाया भी है लाइफ में, मतलब अभी तक जितना भी, जब से उसका निर्माण हुआ है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, बट इसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पे अन्य देशों पे दिखाई देगा, क्योंकि यूएस अपने आप में केंद्र बिंदु है अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में। तो एक तो ये पार्ट है। अगला आप अगर देखते हैं तो ये कुंडली चाइना में मैंने जो एसेंशन का वीडियो बनाया है उसमें आप देखेंगे, तो उसमें डिस्कस किया गया है कि चाइना वो कारक बनेगा, इनिशिएटर बनेगा, जो कि उसमें इवेंट्स बताए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, तो उसका जो इनिशिएटर है, मेजॉरिटी, वो चाइना बनेगा। तो अब इसमें जो पॉइंट रहता है कि चाइना में भी जो है कई सारे जो है मतलब अब जो दशा पैटर्न्स हैं वो अच्छे भी हैं, पर उसका नकारात्मक पक्ष पूरे विश्व पे भी देखने मिलता है। तो अब यहाँ पे देखें तो बुध की महादशा अभी चाइना चल रही है। अब बुध कहाँ है? 90 में है। अब 9वां भाव शुभ स्थान है, बुध अपनी राशि उच्च में है, कंडीशन अच्छी है। तो बुध यहाँ पे देखिए, एक बात है कि चाइना को ये वर्ल्ड लीडर बना देगा साइंस और टेक्नोलॉजी में, अब वो ऑलरेडी बनता जा रहा है। तो इसमें पक्ष है कि IT, AI, ML, रोबोटिक्स, हर प्रकार की इंजीनियरिंग, स्पेस, रिसर्च डेवलपमेंट, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल एरियाज़, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, एनर्जी, कोई भी क्षेत्र आप उठा लें उसमें चाइना को ये आगे ले जाएगा, क्योंकि सूर्य बुध केतु एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है न्यू रिसर्चेस का, इनोवेशन का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, इंटेलिजेंस का। तो बुध की महादशा में ये चीज़ तो चाइना की दिखेगी। अगली बात आती है कि इसमें जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि इसमें चंद्र मंगल शनि ये अच्छी परिस्थिति में नहीं है। तो चंद्र मंगल शनि जैसे हैं, शनि लग्नेश है, लग्न क्या दिखाता है? उस देश की सोच, उस देश के जो लोग हैं, जो पावर में बैठे हैं, जो कंट्री के हेड हैं,
जो बड़े लीडर्स हैं उनकी सोच, वो किस दिशा में ले जाएंगे उस देश को। उसके बाद चंद्रमा क्या है, मन, और मंगल निगेटिव है, नीच हो गया चंद्र के साथ दृष्टि, भले ही नीच भंग है पर वो नकारात्मक विचारधारा को जन्म देता है। और शनि अष्टमेश है, सॉरी अष्टम में है, राशि उसकी ठीक नहीं है, वृष सिंह है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ ये जो है नेशन को, एज अ नेशन चाइना को क्या बनाएगा कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट, रिबेलियस, पावर हंग्री, कि पावर के पीछे भूखे हैं, लालच, ग्रीडी, क्रूअल, निष्ठुर बनाता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति, और वॉर्स लीड करेंगे, इमोरलिटी होगा, नेशन बहुत ऑपरेसिव बनता है, मतलब अपने ही लोगों को, अपने ही देश के नागरिकों को जो है मारे, ख़त्म कर दे जान से, ऐसी चीज़ें पॉसिबल रहती हैं और वो किया भी है चाइना ने आज तक। और अथॉरिटेरियन नेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब कुछ नहीं रहता, क्योंकि बुद्ध की हालत ख़राब है, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे भले ही अच्छे पक्ष हैं उसके, पर वो पाप कर्त्री में है। मंगल और केतु और सूर्य के बीच में फंसा हुआ है, वक्री है, तो पीछे जाएगा तो 8वें भाव से परिणाम आएंगे शनि के साथ। फिर मंगल बुद्ध के नक्षत्र में है, तो बुद्ध की महादशा में मंगल के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ मंगल शुभ स्थिति में नहीं है। 7वां भाव मंगल क्या दिखाएगा कि भाई युद्ध है, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, उत्पात, ये सब क्रिएट करते हैं और इसका कारण बनेंगे, क्योंकि मंगल का चंद्र के साथ है, तभी मैंने कहा कि ये इनिशिएटर बनता है। 9वां भाव जो होता है ग्लोबल स्केल, बुद्ध क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी। तो यहाँ ये इकोनॉमी बढ़ेगी और बढ़ती रही है। चाइना अभी तक जो है लगातार प्रोग्रेस किए हैं बहुत हाई रेट से, अभी आगे भी करेंगे, पर उसके ही वजह से ये लीड करता है कि जो इनर वांट है टू डोमिनेट द वर्ल्ड एंड बिकम द लीडर इन द वर्ल्ड, वो यहाँ देखने मिलेगी धीरे धीरे आने वाले समय में। तो चाइना का जो पक्ष है वो शुभ नहीं है, यहाँ पे बाकी देशों के लिए, विश्व के लिए अशुभ आता है। तो ये पक्ष जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। और नेबरिंग नेशंस, चाहे वो भारत हो, फिर चाहे वो यूएस हो, और चाहे कोई बड़ी जो देश है कोई भी, उनसे सबसे दुश्मनी ये देखने मिलता है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है वो चाइना का नकारात्मक है। और जो महादशा चल रही है, ख़ास तौर से अब सूर्य जब लगेगा 18 दिसंबर 2025 से, तो ये जो है इसके आगे की जो दशा है सूर्य ऑनवर्ड्स, 18 दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स जो दशा चालू होती है वो लाइन से नेगेटिव है। और जैसे मैंने असेंशन वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बात कही है कि विध्वंस या कोई भी हिंसा या नुकसान जो है वो पानी के माध्यम से हो। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों की संभावना बड़ी है। एक तो ट्रेड वॉर लीड करे, वो तो है ही, दूसरे देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करे, एस्पियोनाज क्रिएट करे, वो सब भी है। बट इसमें इंटरफियरेंस विद ताइवान, साउथ चाइना सी में जो है कोई दखल, और वर्ल्ड ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश सी रूट के थ्रू, ये 2-3 बड़े मुद्दे बन सकते हैं जो कि वैश्विक स्तर पे युद्धों को भी निमंत्रण दे सकते हैं। या आने वाले वक्त में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु की जो दशाएं अभी बुद्ध में बची हैं, ये इस प्रकार की महादशाएं हैं जो कि नकारात्मक हैं इसके लिए। अगला पक्ष आता है, अब ये भारत की कुंडली है। तो भारत में हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि भारत की जो मंगल की महादशा होगी उसमें शुभ अशुभ सारे परिणाम A to Z सब डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज सिर्फ हम, क्योंकि आर्थिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, धन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे अभी भारत का चंद्रों की महादशा चल रही है, लास्ट ईयर है, ये 8 सितंबर 2025 तक चलेगी। उसके बाद मंगल लगेगा 7 वर्ष के लिए। तो अब जब मंगल की महादशा, ये अशुभ दशा है भारत के लिए, धन के स्तर में शुभ नहीं है। तो पहले देखें कि मंगल क्यों नकारात्मक है इस पक्ष में, क्योंकि मंगल मारक है, 7वें 12वें भाव का स्वामी है, वृषभ लग्न के लिए अच्छा मानते नहीं हैं। दूसरा भाव मारक स्थान में बैठा है, 8वें भाव पे दृष्टि है, 5वें भाव पे दृष्टि है, 9वें भाव पे दृष्टि है। तो यहाँ, और मंगल कहाँ है, राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा में है। आर्द्रा रुद्र का नक्षत्र होता है। रुद्र मतलब क्या, विनाश जो कि ज़रूरी हो चुका है, इतनी ज़्यादा चौपट स्थिति हो जाए कभी कि उसे सुधारा ही नहीं जा सकता, तब जब विनाश जरूरी बन जाए, आवश्यक बन जाए ताकि नई व्यवस्था का निर्माण हो, तब रुद्र प्रकट होता है। तो यहाँ पे पक्ष क्या है कि मंगल आर्द्रा में बैठा, तो कहीं ना कहीं एक विध्वंस, विनाश, नुकसान, हानि, परेशानी कुछ ना कुछ मारेगा।
और वो अन्य कई जगहों पे होगी, इसीलिए हम इसकी चर्चा आगे एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। पर आज सिर्फ यही बात कही जा रही है कि मंगल जो है जिस प्रकार से वो बैठा है यहाँ, वो अर्थव्यवस्था के लिए, धन के लिए सबसे पहले नकारात्मक पक्ष क्रिएट करेगा, क्योंकि दूसरा भाव क्या है, धन का है, पैसे का है और सेविंग्स का है, लोगों का जो धन संचय है वो दूसरा भाव है। ऐसे ही मंगल कहाँ है, पांचवें भाव पे दृष्टि। पांचवा भाव क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता है, इन्वेस्टमेंट्स होता है। मंगल भूमि संपत्ति का भी ग्रह, आठवें भाव को देख रहा है। आठवां भाव क्या होता है, इनस्टेबिलिटी तो दिखा सकता है, उतार चढ़ाव, बट आठवां भाव लैंड और प्रॉपर्टीज के लिए, रियल एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योरेंस के लिए भी होता है। और मंगल नवे भाव, नवा भाव क्या होता है, भाग्य स्थान होता है, कि भाई भाग्य का मतलब है कोई विनाश, परेशानी, संकट से सुरक्षा, यही भाग्य है, वह चीज़। तो अब मंगल का जो पक्ष है वो शुरुआत में कहीं ना कहीं ये तकलीफ देने वाला पक्ष रहेगा। वो बाद में भले ही सुधरे, नवांश में उसकी स्थिति ठीक हो रही है तो बाद में सुधारेगा, पर पहले उसको परेशानी देनी है। तो जो पहले का पक्ष है उसमें अगर हम देखें तो मंगल क्या होता है, टैक्सेस। तो सबसे पहले जो दिखाई पड़ेगा, हाई राइज इन टैक्सेस, और टैक्स ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं, अभी जब मंगल लगेगा तो और बढ़ेगा। तो इसमें पक्ष होता है कि मंगल क्या करे, टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, करेंसी का डिवैल्यूएशन कराएगा। इसके अलावा लोगों की जो सेविंग्स हैं वो या तो कम होंगी या गिरेंगी। फिर मास अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, लॉस ऑफ फॉरेन रेमिटेंस देख सकते हैं, जो विदेश से पैसा आता है वो कम हो जाए। मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का बहुत ज़्यादा भारी स्तर पे अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। लोन्स, जो देश के ऊपर लोन होते हैं, अलग अलग जगहों से लोन ले रखे होते हैं, तो लोन की मात्रा बढ़ सकती है। ट्रेड और फिस्कल डेफिसिट दोनों बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट जो है नीचे गिरा, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा सकता है। सडन क्रैशेस पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, जो कि अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा चरमरा डालें। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ाता है, इसके कंडीशन भी इसकी इस प्रकार है। हाई प्रेशर बैंक्स पे पैदा करे, एनपीएस बढ़ा दे, लोग अपना लोन वोन नहीं चुका पा रहे हैं तो एनपीए बढ़वा दे, और बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट रेट्स जो हैं वो गिरेंगे, वो क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर नीचे गिरेगी तो लोग घर ज़मीन जायदाद तो खरीद नहीं पाएंगे आसानी से। तो इसमें पक्ष होता है कि वो रियल एस्टेट का जो पार्ट है वो भी नीचे गिरता है, क्योंकि मंगल भूमि का भी ग्रह है। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस किसी भी इसका स्केल पे पॉसिबल हैं दूसरे देशों से या कोई भी चीज़ों की, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस। सिविल अनरेस्ट, देश में इंटरनल स्केल पे, सामाजिक स्तर पे इंटरनली ही अनरेस्ट बहुत है, विरोध और लोगों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे, मंगल क्रोध का ग्रह होता है। इसके अलावा बिजनेस फेल करें, जो लोग व्यापारी हैं और ख़ासतौर से कोई क्या बोलते हैं, ऑलरेडी अगर कोई सेंसिटिव फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनकी तकलीफ़ें बढ़ाने का काम कर सकता है ये। तो बिज़नेस फेलियर्स हैं, बिज़नेस क्लास को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ये पॉसिबिलिटी मंगल में दिखाई पड़ती है। और इसमें जो दशा का पैटर्न है वो कहाँ है कि अप्रैल 25, 14 अप्रैल 2025 से जनवरी 28, ख़ासतौर से अप्रैल 25 से अगस्त 27 तक का जो पीरियड है, मतलब 25 से 28 ओवरऑल, और स्पेसिफिकली अप्रैल 25 टू अगस्त 27 पर्टिकुलरली जो टाइम पीरियड चलेंगे मंगल की दशा, फिर राशियों की दशा, गोचर वगैरह, वो सारे इसी बात को संबोधित करते हैं, दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पे आर्थिक अव्यवस्था है उसका प्रभाव भारत पे पड़े, और भारत का जो अंदरूनी जो आर्थिक स्थिति चल रही है वो और ख़राब होती दिखाई पड़े, तो उसका प्रभाव अंततः जन सामान्य पे, लोगों पर, उनकी ज़िंदगियों पर दिखाई दे सकता है। तो अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं तो अपने फाइनेंसेस को हिसाब से थोड़ा अभी से प्लान कीजिए, ताकि आने वाले स्थितियों में, संकटपूर्ण स्थितियों से बहुत ज़्यादा ना गुजरना पड़े। इसके बाद मंगल में अंतर्दशाएं, खासतौर से तो शुरू तो सितंबर से ही हो जाएगा अगले साल से, पर इसमें विशेषकर जो मंगल है, राहु है, गुरु है, ये तीनों ही अंतर्दशाएं जो लाइन से हैं ये बहुत शुभ दशाएं उतनी नहीं आती, और ख़ास तौर से जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो 2025 सितंबर से शुरू होगी दशा, तो तब और ज़्यादा देखने मिलेगा। अगला जो आता है वो है जर्मनी। जर्मनी भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की,
तो इसमें अगर हम खाली जल्दी से देखेंगे तो चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा कहाँ है, 8वें में है। अब 8वां भाव सेम चीज़, फिर इनस्टेबिलिटी, अप्स डाउन, चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है। अब चंद्रमा शनि केतु के साथ है, मंगल की दृष्टि है, राहु केतु उसको घेरे हुए हैं। 8वें भाव में चंद्रमा क्या होता है, मर्ण कारक होता है, ताकत नहीं होती उसके पास। नवांश में 12वें स्थान में हानि के भाव में बैठा है। आगे पीछे मंगल राहु ने उसको कर्तरी, पाप कर्तरी किया है, शनि ने उसको दृष्टि मारी हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि चंद्रमा की जो दशा है बहुत शुभ दशा जर्मनी के लिए नहीं है। तो अब इसमें पक्ष क्या होता है कि ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, गवर्नमेंट्स जो हैं उनको गिरा सकता है, जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स या हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस और इनस्टेबिलिटी को ये बढ़ावा देगा। और इस विशेषकर सितंबर 25 से अगस्त 30 तक का जो पीरियड आता है वो लाइन से इस चीज़ों को बढ़ावा देने वाला रहे। तो इसमें चंद्रमा में अभी गुरु लगेगा। लास्ट टाइम जब गुरु की महादशा जर्मनी की थी तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अभी वो वर्ल्ड वॉर 2 वाली परिस्थिति नहीं है। यहाँ पे ये क्रिएट करेगा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है उनमें डिस्टर्बेंस काफ़ी, और पॉलिटिकल स्केल पर भी डिस्टर्बेंस काफ़ी। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो मेजर कंट्रीज़ जो बिग इकोनॉमीज़ हैं अगर वो इम्पैक्ट होंगी तभी ग्लोबल स्केल पे इम्पैक्ट दिखता है। तो यहाँ पे जर्मनी के केस में भी कोई बहुत बढ़िया हाल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा बुध की जो वक्री है, क्योंकि बुध क्या धन का स्वामी, दूसरा भाव पैसा, 5वां भाव शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट, वक्री है, पीछे जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इनस्टेबिलिटी वो भी क्रिएट करता है। तो ये महादशा जो इसका पार्ट है वो भी। बट चंद्रमा की जो अगर वैसे दशा देखें तो ये आध्यात्म के लिए, दर्शन के लिए और स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए बहुत शुभ है। रिसर्च, डेवलपमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। जो कि जर्मनी एज अ इंडिविजुअल नेशन अगर देखते हैं तो बहुत रिच है इसमें, चाहे वो साइंटिफिक इनोवेशंस हो, चाहे वो फिलॉसफीज़ हो। दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे फिलोसोफर जो वेस्ट ने दिए हैं मैक्सिमम जर्मनी के हैं। तो ये जो पार्ट है वो क्यों, क्योंकि 8वें में शनि चंद्र केतु आध्यात्मिक योग होता है। तो यहाँ पे पर क्योंकि हम अभी मौजूदा इसी विषय की बात कर रहे हैं, धन की पक्ष, तो वो ये भी दिख रहा है कि इनका भी पीरियड थोड़ा ऐसे ही चलता है। अगला जो है यहाँ पे वह है जापान, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जापान में भी जनरली अगर देखें तो राहु में सूर्य और राहु में चंद्र। तो राहु वैसे तो अच्छा है, वर्गोत्तम है, तीसरे भाव में, मिथुन में, बढ़िया बैठा, कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो अंतर्दशा है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली है। तो सूर्य और चंद्र, तो सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं, 5वां भाव निवेशों का मानते हैं, स्टॉक ऑप्शंस 11वें में बैठे, 11वां भाव लाभ का, इकोनॉमी का होता है। और कुंभ में सूर्य बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं मानते, डिग्री इसकी बहुत कम है, नवांश में नीच हो गया। ऐसे ही सूर्य खत्म होगा, चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं पर नवांश में चंद्र नीच है। तो ये क्या करेगा, पहले झटका देगा फिर रिकवरी कराता है। तो पहले कोई प्रॉब्लम्स फिर रिकवरी, और वो और जनरली जापान के साथ ये चीज़ें रही हैं। हम अगर हिस्ट्री को भी देखें तो पहले विध्वंस विनाश फिर निर्माण, फिर कोई विध्वंस विनाश फिर निर्माण। तो ये चीज़ जो है हमेशा उनके साथ दिखाई भी दी है। तो ये जो पीरियड्स हैं सूर्य और चंद्र वाले 2027 या अभी गुजर रही है दशा, टिल 2027 ये रहेगी। तो ये क्योंकि ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आती है तो इनके केस में भी ये चीज़ देखने मुमकिन है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थोड़े दिखेंगे। और फिर आता है कनाडा, इनके केस में भी सेम चीज़ है, क्योंकि शनि 8वें में चल रहा है, 8वां भाव अच्छा नहीं है, 12वें और 11वें का स्वामी है। और भले ही शनि उठ चुका है जो भी है, बट सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो 8वें में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उनको बिगाड़ दे, देशों के साथ अच्छे संबंधों को ना रखे। और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, 11वां भाव धन का होता है, तो उनको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करे। तो ये पार्ट शनि की महादशा में संभव, खासतौर से बुध केतु, ये 2 दशाएं जो हैं, बुध केतु और फिर शुक्र, ये तीनों ही दशाएं कोई बहुत बढ़िया नहीं, बट अभी बुध चल रहा है। तो मरकरी केतु, मरकरी कहाँ है, 5वें में ही है। तो इम्पैक्ट जो हमने कहा कि नेबरिंग नेशंस हो गए, जैसे भारत के साथ भी कनाडा कोई बहुत बढ़िया रिलेशन अब है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं क्यों, क्योंकि अभी महादशा उस प्रकार चल रही है, इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जिसके चलते जो पॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेसी है, जो फाइनेंशियल एलिमेंट है वो, और जो टेरिटोरियल इश्यूज़ अगर कोई पॉसिबल है तो वो भी करा सकता है, क्योंकि 8वां भाव टेरिटरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, शनि वहाँ बैठे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं इनके लिए भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ सारे देशों की बात करी जो मुख्य रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की। और जैसा कि वो वीडियो में बात कही गई थी एसेंशन के, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिखता है कि जो महादशाएं, जो ग्रह, जो योग अभी अलग अलग देशों के चल रहे हैं या चलने वाले हैं वो बहुत बेहतर नहीं है।
तो ये आने वाले कोई ना कोई परेशानी भरे समय को दिखाते हैं। और वो आर्थिक स्तर से शुरू होगा कि इसकी शुरुआत जो होगी, जो बीज बनेगा, वो अर्थव्यवस्था बनती है। फिर वो आगे और बढ़े और मुद्दों को जन्म दे दे, वो अलग चीज़ है। पर पैसा अर्थव्यवस्था मुख्य कारण, केंद्र बिंदु बनती नज़र आएगी। और उसी को हमने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आया होगा वीडियो। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा फेसबुक पोस्ट, रील्स, जानकारी, कंसल्टेशंस, इनके लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाए जा रहे हैं। आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।